गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली आप सब ने ये होमवर्क सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं आज की क्लास इन दोनों को सॉल्व करके स्टार्ट करते हैं और फिर आगे हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इस टॉपिक का सिर्फ मैं बेसिक ही बताऊंगा अभी, और बाकी की जो जो डिटेल्स है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग आज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो पढ़ लेंगे आज हम। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पहले ये 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। फर्स्ट स्टेप हो गया पूरा। फिर ये अगर 0 माना तो ये 100 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 0 और ये 100। फिर इस पॉइंट को मैंने x मान लिया, इसको मैं ऐसे y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकाल लें अगर, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन सकता है ये Q अपॉन V। V कितना है 100, ऐसा है ना। तो Q कितना होगा, तो Q बेसिकली ये Q यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से बेसिकली इन दोनों कैपेसिटर से आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे इसके लिखेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V, प्लस इसके लिए लिखेंगे C इंटू V। तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं ये x और y निकाल लूँ और यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y निकालने के लिए हम अब यहाँ पर नोड्स फाइंड करेंगे। तो एक नोड सबको ये दिख रहा होगा, इस नोड पे लगाएंगे हम यहाँ पर नोडल इक्वेशन। दूसरी नोड यहाँ पे ये हम लेके चलेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग यहाँ पर ये नोडल इक्वेशन। यहाँ पे दो नोड्स क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन्स है x और y। तो मैं पहले ऊपर वाले पे लगाता हूँ, तो उस पे लगाता हूँ तो आएगा सी वी, है ना, Q इक्वल टू सी वी। तो C है 2 और V है x माइनस 100 और प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 0 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2x माइनस 200 प्लस 8x प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये 2 तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 2 और 2। तो ये x आया कितना 4x प्लस x, तो यहाँ पे ये हो गया 6x माइनस y इक्वल टू 100, वहां कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 100। यानी मेरी फर्स्ट इक्वेशन 6x माइनस y इक्वल टू 100। देख लो एक बार, अगर ये सब कुछ परफेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है 6x माइनस y इक्वल टू 100। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर इस वाले नोड पे। इस वाले नोड की हम इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड लिख रहा है। तो इस वाले नोड की इक्वेशन के लिए पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो पहले ये लिखते हैं C इंटू वी, वी कितना होगा y माइनस 100 प्लस C इंटू वी कितना होगा y माइनस 0 प्लस C इंटू वी कितना होगा y माइनस x। तो यहाँ पे नेट जो चार्ज है एक अपने नोड पे वो 0 आना चाहिए, वो लिख दिया। इसको अरेंज करते हैं, 4y माइनस 400 प्लस 2y प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। फिर से ये तुम्हारा 2 से कैंसिल आउट हो जाना है, तो अरेंज करने पर y कितने हैं, तो 2y प्लस y प्लस 5, तो 4y माइनस x इक्वल टू 200। यानी सेकंड इक्वेशन है ना। देख लो एक बार, 4y माइनस x इक्वल टू 200, 4y माइनस x इक्वल टू 200, यानी मेरी सेकंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, और x y फाइंड करते हैं। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया ना। ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो एक बार यहाँ तक अभी, है ना। फिर मैं वो प्रॉब्लम नहीं रब कर रहा हूँ। फिर ये दो इक्वेशंस को रब कर बस हमें चाहिए, तो वो इक्वेशंस कर रखा हूँ यहाँ पे, काम की इक्वेशन। बाकी पोर्शन मैंने ये रब कर दिया। अब सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को चलो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो चीजें आसान से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो y से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा 6 4 सा 24x माइनस 4y इक्वल टू 400, और नीचे लिखा है तुम्हारा 4y माइनस x इक्वल टू 200। ऐड कर दो, कर दिया, यह आया 23, x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू आ गया 600 बाय 23। ये आ जाएगा x का पोटेंशियल।
और y क्या आएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन से y निकालना हो तो आएगा 6x माइनस 100 इस वाले से ना, y वहाँ पे तो ये 100 यहाँ भेज दिया, तो 6 इंटू एक्स कितना है, तो 6x/23 माइनस 100 ये लिख दिया, तो 6 6 36, 100 माइनस 2300 अपॉन 100 है ना, एलसीएम ले लिया। तो ये कैलकुलेट कर कितना आने वाला है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये 0 से 0 0 तो कैंसिल हो गए, तो 7 और 6 3 और 1 13 वोल्ट्स, ठीक है। 3 और 1 देख लो एक बार, ये 3 और 1 13 वोल्ट्स, तो इतना सबको समझ में आया, तो ये मेरा आ गया 13 वोल्ट्स। सॉरी ये 100 कहाँ से आया, नीचे नीचे तो अपना ये 23 रहेगा ना, मैंने सोचा कि इतना आसान सा कैसे है, ये मेरा यहाँ पर ये 23 रहेगा, तो ये जो अपनी कटिंग है ना, तो ये होगा तुम्हारा 0 0, 6 में 3 तो 3 में 2 तो 1, 1300/23 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, x और y को वहां पुट कर देंगे तो सी फैक्टर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं ये पूरा रब करके x और y को पुट कर देता हूँ, ठीक है। x आया है मेरा 600/23, ठीक है, और y आया है मेरा 1300/23, तो जल्दी इसको पुट करते हैं। तो ये पूरा पोर्शन मैं रख करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये डेटा पोर्शन लिखता हूँ। x मेरा आ गया है 600/23 वोल्ट्स, और y आ गया है मेरा 1300/23 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। होपफुली सबने ऐसे ही सॉल्व किया होगा और सबको पूरी तरह से फील आ गई होगी नोडल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस की, कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो। तो सॉल्व करने पर 8 इंटू 600/23 प्लस 2 इंटू 1300/23 अपॉन 100 है ना, चलो ये 100 तो कैंसिल आउट हो गया अपना, यहाँ पर हुआ जाकर 23 तो एलसीएम आई क्या नीचे, ऊपर क्या होगा 8 6 48 प्लस 13 2 26, सब कुछ सही है, तो ऐड कर देते हैं 14 7 तो 74/23 है ना, इसकी मेरी कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड में तो मैंने यहाँ यूनिट ली है, तो 74/23 माइक्रोफैराड, ठीक है। सही है सारी कंक्लूजन। तो होपफुली इसका आंसर सबका ये आ गया होगा। अब मैं ये सॉल्व करता हूँ, इसको नोट कर लो। अब मैं इसकी ये सेकंड वाले पार्ट पे आता हूँ, तो ये पूरा पोर्शन रब कर देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं हम नोडल एनालिसिस से। 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x ले लिया मैंने। अगर ये x लिया है तो इसको हम क्या ले सकते हैं,
ये डिफरेंस x का है, तो ये भी डिफरेंस x का आना चाहिए। सिमेट्री है 2 और 2 5 और 5, ध्यान दो सिमेट्री है, पाथ सिमेट्री, बेसिकली पाथ सिमेट्री। यहाँ से 2 और 5 मिल रहे हैं तो यहाँ से भी 5 और 2 ही मिल रहे हैं, तो ये इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस जो है वो यहाँ होना चाहिए अपना वोल्टेज का डिफरेंस, जो यहाँ वो यहाँ होना चाहिए। रेशियो नहीं है, बैलेंस्ड रिस्टोर्ड ब्रिज नहीं है, ये हट नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में, इससे क्या है कि मेरे अननोन कम हो जाएंगे। यहाँ x लिया तो यहाँ पे y नहीं लेना पड़ेगा, ये x माइनस 0, तो यहाँ पे 100 माइनस x करेंगे तो x का डिफरेंस आना चाहिए, x का डिफरेंस परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस इसके थ्रू चार्ज कितना फ्लो होगा वो निकाल लेंगे। चार्ज मिल जाएगा तो सी करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन ये पोटेंशियल v। Q कितना होगा, Q होगा जो इसके थ्रू चार्ज आएगा, इसके थ्रू और इसके थ्रू, इन दोनों से जो चार्ज आएगा, तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, उसका चार्ज क्या होगा 5x Q इज इक्वल टू CV, प्लस इसका चार्ज क्या होगा 2 इंटू 100 माइनस एक्स, ये माइनस ये तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100। उसको सॉल्व करने पर ये आएगा तुम्हारा ये 3x प्लस 200 अपॉन 100। इसलिए तुम्हें ये x फाइंड करना है। एक बार ये x मिल जाएगा हमें, एक बार ये हमें x मिल जाए तो c इक्विवेलेंट तो फाइंड हो जाएगा, है ना। तो x कैसे निकालेंगे, तो नोडल इक्वेशन लिखकर इस नोड पे इक्वेशन लिख देते हैं तो हमारा x निकल आएगा। तो x 2 इंटू एक्स माइनस 100 प्लस x 3 इंटू एक्स माइनस 100 माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये आएगा मेरा 2x माइनस 200 प्लस 3x 3 to the 6x minus 300 plus 5x equal to 0. तो 13x equal to 500, तो x equal to 500 upon 13, ये आ गया मेरा। तो c इक्वलेंट कितना आएगा 3 into 500 upon 13 plus 200 upon 100, तो ये 100 तो पे 100 काट देते हैं, 13 एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 13 2 जा 26 अपॉन 13, तो आएगा आंसर 1 2 1 3 1 4 41 बाय 13 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक बार इसको देख लो एक बार, होपफुली ये सबको समझ में आ होगा और फाइनली सबको पूरी फील आ गई होगी कि हमारा नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करना है। अब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, अब मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और सर्किट्स को किस तरह से सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट कर दिया। अब तुम फ्री हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब तुम फ्री हो बिल्कुल भी। तो आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इसको बोलते हैं हम लोग आरसी सर्किट। आरसी सर्किट विद डीसी सोर्स, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर आएगा हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पर हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे। आरसी मतलब रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, लेकिन एसी सोर्स के साथ। अभी एसी सोर्स नहीं है, अभी सिर्फ डीसी सोर्स है। तो ये जो भी फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ डीसी सोर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आज की क्लास में हम ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही कंप्लीट करेंगे और हम ये जो अपना सेकंड चैप्टर है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे कि आज के लिए सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। ऑलमोस्ट इसमें सारे के सारे जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ कवर हो चुके हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। हम अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। बेसिकली इसको हम लोग ये भी बोलते हैं आरसी सर्किट विद डीसी सोर्स। मेरे पास आरसी सर्किट है जिसको हमने डीसी सोर्स का मतलब कि अपना सेल या बैटरी, वो हमारा डीसी सोर्स है, वो ध्यान रखना है। सेल या बैटरी वो हमारा डीसी सोर्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। मुझे बीच बीच में रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है क्योंकि कहीं कैमरा आउट ऑफ फोकस ना हो जाए, ठीक है। कई बार मेरे साथ हो चुका है
ना आज ही की मेरे 2 रिकॉर्डिंग्स वेस्ट हो गए कैमरा आउट ऑफ फोकस होने की वजह से। चलो ठीक है, वो तो अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, मैंने ये रजिस्टर लगा रखा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रियल लाइफ में यहाँ रेजिस्टेंस तो होता ही है, कोई भी वायर आइडियल वायर होता नहीं है, तो इसलिए ये वायर का रेजिस्टेंस है आर। ये अपना रेजिस्टेंस होता क्या है वो तो तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, है ना। किसी भी ये ध्यान रखना है कि ये हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होता है एक है ना कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है। रियल लाइफ में वायर के पास रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टर के साथ इसके चार्जिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्विच है, ये मेरी V वोल्ट की बैटरी है। अभी मेरा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है। जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा t = 0, देखो यहाँ पे बेसिकली इससे पहले जो भी हम सर्किट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें क्या है कि हम ये मान लेते थे कि हमारा कैपेसिटर स्टडी स्टेट पे पहुंच गया, बेसिकली वो कंप्लीटली चार्ज हो गया। अब यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले कि बेसिकली ये चार्जिंग जो है उसका फंक्शन क्या होगा। चार्जिंग जो है यहाँ पर इस कैपेसिटर में जो अपना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, जो चार्ज यहाँ पे बैठ रहा है, उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है वो कितनी देर में चार्ज होता है ना, और कितने इंस्टेंट पे उसमें कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है ना, स्टडी स्टेट हमारा कब अचीव हो रहा है, ये सब चीजें। तो वही चीज है कि अब हम यहाँ पे ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर रहे हैं कि चार्जिंग का प्रोसेस कैसा है। इसके पहले हमने प्रोसेस की बात नहीं की, इसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट ही देखते थे, उसको बोलते थे स्टडी स्टेट, कि जब हमारा कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देना है तुम्हें कि चार्जिंग का प्रोसेस करना है। तो एट t = 0, एट t = 0, स्विच S is closed, स्विच S मेरा क्या है क्लोज्ड हो गया है ना, स्विच S मेरा क्लोज कर दिया है। अब हम लोग किसी भी इंस्टेंट की बात करेंगे, अब किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसको अब क्लोज किए हुए कुछ टाइम पास हो गया ना, कुछ टाइम निकल गया, आफ्टर टाइम टी, हम टी टाइम के बाद लिख रहे हैं, आफ्टर टाइम टी लेट चार्ज ऑन capacitor is Q and current through resistor is R, I। ये ध्यान रखना है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है और रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करती है ना। तो अब किसी इंस्टेंट पे, अब मैं ये फिगर ड्रॉ करूं, फिगर एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे मैं इस फिगर की बात करूं तो उस फिगर को हम ऐसे दिखाएंगे कि अभी ये ध्यान रखना है कि चार्ज पूरी तरह नहीं हुआ है, क्यों चार्ज हुआ है बस, और ये करंट से थ्रू हाई फ्लो कर रही है। तो ये किसी इंस्टेंट का फिगर है ना, मतलब कि बेसिकली यहाँ पर ये टाइम टी के बाद 0 सेकंड पे t = 0 पे मैंने स्विच को क्लोज किया है, तो थोड़ा टी टाइम पास हो गया, तो उसके बाद ये फिगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है, स्विच वाला को यहाँ पर स्विच वाला ऐसे क्लोज्ड है अभी भी। तो उस इंस्टेंट में ऐसा कुछ फिगर दिखाई देगा। इस इंस्टेंट पे अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो अप्लाइंग वही किरचॉफ का लूप लॉ को हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं ना, किरचॉफ का लूप लॉ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहलाता है, वो ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऐसे मैं अब घूमूंगा, तो लो टू हाई V, हाई टू लो -Q/C, C इसकी कैपेसिटेंस नेट की है। और देखो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट तो हमने 10th में पढ़ा होगा, ये 10th स्टैंडर्ड का मैं कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा उठा रहा हूँ, क्योंकि हमने अगला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, वहां पर भी तुम फिर से पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो लेकिन 10th स्टैंडर्ड में तो हमने पढ़ाई ना, अगर तुमने पढ़ाई की 10th स्टैंडर्ड में अगर की है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि हाँ तुम सबको है ना 10th स्टैंडर्ड की चीजें आती होंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी रजिस्टर के थ्रू
फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा तो ये तुम्हें अभी मान के चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट हाई से लो फ्लो करती है, ये ध्यान रखना। और जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपोजिट फ्लो करते हैं, करंट ऐसे ले रहा है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है, ठीक है, वो तो तुम आगे करने वाले हो, अगले चैप्टर में करने वाले हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो dq/dt होती है, ये तुम आगे पढ़ने वाले हो, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो dq/dt होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम लोग वोल्टेज लिखेंगे तो ओम्स लॉ भी हम सबने पढ़ा है कि V = IR होता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसके लिए वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, I × R, लेकिन करंट ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो हम हाई से लो फ्लो कर रहे हैं, तो -I × R, और घूम फिर के वापस आ जाएंगे तो 0। ध्यान दो, यहाँ पे हम I को लिख सकते हैं dq/dt, तो ये हो गया ऐसे, I हो गया dq/dt × R, ये मेरा है ना, यहाँ पर किरचॉफ्स के लूप लॉ से इक्वेशन आई, और I को लिख दिया dq/dt, ये मेरी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये पार्ट वहां भेज देता हूँ, C एल्सियम ले लो तो CP - Q अपॉन C = R × dq/dt, C को वहां भेज देता हूँ, तो D को वहां भेज देते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे उसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे अरेंज कर लेंगे, तो हम कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर कोई भी पाप नहीं फील होना चाहिए, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे किया, ये पार्ट यहाँ भेज दिए, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज का ऑपरेटर, तो चार्ज की फैमिली वाला पोर्शन उसके साथ आना चाहिए, और आपको यहाँ भेज दिया तो RC हो गया नीचे और dt को ऊपर भेज दिया ना, ऐसे अरेंज कर लिया। और अब कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, अब कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, ठीक है, इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिखी, कुछ भी हाई फाई नहीं है। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से ये जो Q है वो टाइम का फंक्शन आ जाएगा, Q है टाइम का फंक्शन आ जाएगा। इसमें मान लेते हैं कि t = 0 पे हमारे कैपेसिटर में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये लिमिट रखी है, t = 0 पे ये वाला अभी यहाँ पर अनचार्ज है पूरा, तो 0, और किसी इंस्टेंट ये t पे चार्ज किए Q आ गया है, तो लिखा है मैंने कि यहाँ पर आफ्टर टाइम t जो चार्ज आ गया है वो Q आ गया है, ठीक है, हमारे कैपेसिटर में, तो इसलिए Q ऐसा फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। वही तो हमारा एम था कि यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें है ना टाइम के हिसाब से चार्ज अब कैसे इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है ना, तो वो हमें देखना है, तो वो चीज हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। तो होपफुली इतना क्लियर हुआ है, इसको नोट करो, फिर मैं उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूँ। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन में यहां सॉल्व करता हूं, तो 1/CV - Q का इंटीग्रेशन आएगा ln CV - Q अपॉन -1, और अभी ये लिमिट रखनी बाकी है, और 1/RC तो अपना कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, ये लिमिट रखनी बाकी है। यहां पर अपना लिखा है RC, तो यहां पर पहले खुद कर देखो, यहां पे माइनस साइन है तो तुम्हें पता है कि माइनस साइन हटाना है, तो तुम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, तो ln CV - Q ये सिखाया हुआ है मैंने, तो मैं ऐसे कर देता हूं, या फिर मत करो, यहाँ पे आंसर में माइनस साइन आता है, मुझे याद आया, ठीक है, नहीं तो फिर लॉग अपना नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस साइन को मैंने बाहर लेके वहां भेज दिया, तो ये आएगा तुम्हारा ln CV - Q, लिमिट रखनी बाकी है,
माइनस से वहाँ भेज दिया तो आएगा तुम्हारा -1/RC ऐसे, और ये तुम्हारा टी आ गया है ना लिमिट में। यहाँ पुट करते हैं तो अपन लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा ln CV माइनस Q माइनस लोअर लिमिट तो ln CV इज इक्वल टू -T/RC। तो यहाँ पे ln A माइनस ln B का फॉर्मूला होता है ln A/B, तो ln C माइनस Q अपॉन CV ये आ जाएगा -T/RC। और अब तुमने सीखा है कि तुम्हें अगर ln हटाना है तो तुम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लोगे, ln हटाना है तो तुम्हें दोनों साइड ले लेना है एक्सपोनेंशियल, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड CV माइनस Q अपॉन CV इज इक्वल टू e रेज टू माइनस T अपॉन RC, ऐसा आ गया ना, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस Q अपॉन CV इक्वल टू E माइनस T अपॉन RC। ये CV को दोनों साइड में मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये यहाँ भेजता हूँ, ये यहाँ भेजता हूँ, तो ये आएगा तुम्हारा Q अपॉन CV इज इक्वल टू 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC। CV को यहाँ भेज दिया तो Q इक्वल टू CV ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC। ये आ गया मेरा फॉर्मूला है ना। यहाँ पर ये चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर और टाइम टी के बीच क्या होता है रिलेशन, ये होता है रिलेशन Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर ये CV को अगर मैं Q0 लिखूं, बेसिकली ये होता है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर है ना, मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है हमारे कैपेसिटर पे, और RC को मैं ये टाउ लिख दूं, ये टाउ क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। हमारे गिवन सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट है, ये हमारे गिवन सर्किट के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं इस गिवन, क्योंकि ये सर्किट में R और C फिक्स्ड है, तो फिर फॉर अ गिवन सर्किट ये वैल्यू तुम्हारी कांस्टेंट होगी। अब टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अपनी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो ऊपर अगर टाइम है तो नीचे भी ये टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब R इंटू C की डायमेंशन तुम्हारी किसकी डायमेंशन आएगी, टाइम की डायमेंशन आएगी। तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं, तुम निकाल के ऐसे देख सकते हो, लेकिन आज से तुम्हें ये भी याद रखना है कि डायमेंशंस ऑफ RC ये तुम्हारा क्या होगा, वो होगा तुम्हारा M0 L0 T1 है ना, या सिंपल सा तुम ऐसे T, वही टाइम की डायमेंशन है ना। एक ही चीज लिखी है यार है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे लिखने की आदत होती है कि यहाँ पर M L और T के टर्म में तो ये दोनों की पावर 0, तो इसके ऊपर कुछ डायमेंशन नहीं, इसलिए T पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के डायमेंशन लिखिए बस ये यहाँ पर। तो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को तुम ऐसे याद कर सकते हो Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है हमारे सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम सबको अब याद रखना है। तो यहां पर जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो फिर हमारे कैपेसिटर में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो अपना टाइम के साथ अपना कैसा वैरी कर रहा है, ऐसे वैरी कर रहा है। कोई पूछे कि इसका ग्राफ बताओ, तो यहाँ पर ये Q वर्सेस T का ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है, सो मैथ्स के बच्चों को करवाता है। और ये ग्राफ तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम के बाद इस लाइन को Q0 लाइन को मीट करेगा, मतलब कि मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कैपेसिटर है उसको मैथमेटिकली इनफाइनाइट करना टाइम लगेगा फुली चार्ज होने में। जब T को मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो E की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, E की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। वो कैसे, वो ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं E की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे सोच लेंगे 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में रखना है सबको, ठीक है। और अगर E की पावर माइनस 0 लिखा है तो वो अपना 1 होता है, E की पावर माइनस 0 वो मेरा 1 होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो चलो मैं आगे बताता हूँ और भी चीजें। पहले ये ग्राफ हमने देख लिया है, अब इसमें मैं कुछ बेसिक डेटा पुट करता हूँ ना। यहाँ पे टाइम की मैं 3 वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ कि उसमें मेरा Q का आंसर क्या आएगा है ना।
तो इसको नोट करो जल्दी से यहाँ पर, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है सबको। लेकिन ये हमारा ड्यूरिंग चार्जिंग है ना, यहाँ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर Q और T के बीच क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन होगा। वैसे मैं ये एक बात बता दूं कि ये जो चीज है ये अपने जेईई मेन में इसके ऊपर यहाँ पर बहुत बार प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन यहाँ नीट में इसके ऊपर बहुत ही कम प्रॉब्लम आई है, ऑलमोस्ट यहाँ ना के बराबर आई है। यहाँ पे नीट में इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आई ना वो सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन की, कि t इक्वल टू 0 पे क्या होता है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। बीच वाली कंडीशन की नीट में कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन फिर भी आसान सा है ना, पढ़ने के तो पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए हमें। तो हम ये डिफरेंट हम केसेस हम देख रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे हम देख रहे हैं कि q यहाँ कितना होगा, तो हम t को 0 पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले में। तो हमने क्या लिखा है अभी कि e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 आएगा। तो वो तो हमें दिख ही रहा था कि t इक्वल टू 0 पे हमारे कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। सेकेंड लेके चलते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो फॉर्मूले में मैंने इन्फिनिटी पुट किया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो ये 0 पुट कर देंगे, तो ये आएगा मेरा Q नॉट। तो मेरा फुली चार्ज हो गया है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ये हमें समझ में आना चाहिए। एक थर्ड डेटा ले लेते हैं कि जब मेरा टाइम जो है t जो है वो टाउ के इक्वल हो गया है, तो मेरा t जो है वो टाउ के इक्वल हो गया, बेसिकली टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो गया। हम वन टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में हमारा कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है। टाइम मेरा वन टाइम कांस्टेंट इक्वल हो गया, तो देखना है कि अब कितना चार्ज हो जाता है। तो डेटा पुट करते हैं हम लोग, तो e की पावर टाउ बाय टाउ, तो फिर अपना 1, तो e की पावर माइनस 1, ये ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। चल ये सबको याद रखना है, 1 बाय e की वैल्यू क्या होती है, तो 1.2.71, कैलसी से सॉल्व करोगे तो 0.37 के इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। कैलसी से करके देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.37, ठीक है। देखो करके देख लेते हैं, तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। यहाँ पे ये तुम्हें याद रखनी है वैल्यू, क्योंकि हमें रियल एग्जाम में कैलसी तो ठीक है नहीं मिलेगा। तो ये मेरा आएगा 1 डिवाइड बाय 2.71 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.37, तो 0.37 ये हमें डेटा याद रखना है, इसको याद रखते हैं इसको। तो Q आएगा मेरा, Q आ जाएगा मेरा Q नॉट 1 माइनस 0.37, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.63 Q नॉट। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है एक टाइम कांस्टेंट के बाद हमारे कैपेसिटर में कितना चार्ज आ जाएगा, तो मैक्सिमम का 0.63। अगर मैं निकालूं कि परसेंटेज चार्ज स्टोर, कितना चार्ज तुम्हारा स्टोर हो गया है हमारे कैपेसिटर में मैक्सिमम का, तो ये तुम्हारा कितना परसेंट है तुम्हारा मैक्सिमम का। मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पर अपना Q नॉट है, तो इतना चार्ज आ गया है एक टाइम कांस्टेंट में, मैक्सिमम तुम्हारा ये Q नॉट होता, ठीक है, इनटू 100 सॉल्व करने पर तुम्हारा कितना आएगा, तो 63%। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में, मतलब कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम बाद, ये तुम्हारा कितना टाइम है, तुम्हारा आरसी के इक्वल टाइम है, इतने टाइम के बाद जीरो से इतने टाइम के बाद हमारा कैपेसिटर 63% क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, मतलब कि आधे से भी ज्यादा चार्ज हो जाता है। इट मींस कि अगर इसकी वैल्यू जितनी भी कम रखें हम लोग, R इंटू सी की वैल्यू जितनी हम कम रखें उतनी जल्दी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। मतलब कि अगर R 0 हो जाए तो हमारा कैपेसिटर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा ना, हमारा कैपेसिटर जो होगा वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा। पर रियल लाइफ में कोई भी कंडक्टर ऐसा होता नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो।
सुपर कंडक्टर्स है ना, यहाँ पर चीज़ें धीमे धीमे आना स्टार्ट हो गई हैं। सुपर कंडक्टर्स के ऊपर रिसर्च यहाँ चल रही है। सुपर कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अपना कम होता है, बहुत ही लो होता है। अगले चैप्टर में तो सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ें, वहाँ पे कुछ भी मैथमेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। लेकिन हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो होता ही है, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। इसलिए ये कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जितना यहाँ पे हमारा कम होगा रेजिस्टेंस, उतनी जल्दी हमारा कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। उसमें 63% जो चार्ज है देखो इतने टाइम में पहुंच जाएगा। तो वही चीज़ है कि उतने से ज़्यादा, है ना, बेसिकली ये हमें बस अपना वही यहाँ पे आइडिया दे रहा है कि आरसी की वैल्यू जितनी अपनी कम होगी उतना जल्दी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। होपफुली तो सबको क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ऐसे मार्क कर दूं कि जब टाइम t इक्वल टू टॉ के इक्वल है, तो ये चार्ज मेरा कितना हो रहा है 0.63%, 0.63 यहाँ की नॉट, तो मैक्सिमम का इतना चार्ज आ गया, मतलब 50% से भी ज्यादा चार्ज हमारे कैपेसिटर में स्टोर हो चुका है। होपफुली इतना सबको समझ में आया। अब मैं इसमें ये निकालता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, चार्जिंग प्रोसेस में हमारा जो यहाँ रेजिस्टेंस है उससे करंट कितनी फ्लो कर रही है, जो यहाँ रेजिस्टेंस है ना उससे करंट कितनी फ्लो कर रही है, वो मैं अब सॉल्व करता हूँ। ये पोर्शन मैं रख करता हूँ पूरा। तो अभी भी हम ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, और हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर लिया है। अब हमें करना है करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, हमारे यहाँ रजिस्टर के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है वो निकालना है। तो हम सबको पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है dq बाय dt। तो बेसिकली उसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो d बाय dt ऑफ q नॉट माइनस q नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ, डिफरेंशिएट करते हैं, q नॉट का 0 होता है, माइनस q नॉट कांस्टेंट है, e की पावर माइनस t बाय टाउ का e की पावर माइनस t बाय टाउ, और माइनस t बाय टाउ का माइनस 1 बाय टाउ। चेन रूल से डिफरेंशिएट किया जा रहा है इसको, तो यहाँ से i क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q नॉट अपॉन टाउ इनटू e की पावर माइनस t बाय टाउ, है ना। q नॉट अपॉन टाउ, तो ये होती है तुम्हारी मैक्सिमम करंट। यहाँ पर q नॉट अपॉन टाउ, देखो यहाँ पर ये q नॉट cv है, टाउ तुम्हारा rc है, c से c कट गया तो v बाय r, v बाय r क्या होता है i, वही मैक्सिमम करंट, क्योंकि ये तुम्हारा बैटरी का वोल्टेज है, ये तुम्हारा करंट वही रजिस्टर है, तो मैक्सिमम करंट i नॉट। तो इसलिए जो i का मेरे पास जो फॉर्मूला लगा हुआ है i इक्वल टू i नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ। तो कोई पूछेगा कि भाई ड्यूरिंग चार्जिंग जो हमारा यहाँ पर जो रजिस्टर है उसमें करंट के लिए क्या लिखो, इक्वेशन दी जाएगी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमसे क्या कह रही है वो ध्यान देते हैं। तो ध्यान से देखो, एट t इक्वल टू 0 i कितना होगा, तो i होगा तुम्हारा i नॉट e की पावर माइनस 0 बाय टाउ, तो i नॉट के इक्वल, तो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, है ना, t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। अब ध्यान देते हैं कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा करंट, तो i इक्वल टू i नॉट e की पावर माइनस इंफिनिटी बाय टाउ, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 करंट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा है, जो हमने सीखा है, जो हमारे काम की चीज है एक्सट्रीम कंडीशंस पे, है ना, ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं, कि हमारे पास अगर कोई भी आरसी सर्किट दिया हो जो बैटरी से कनेक्टेड है, अभी वो कंप्लीटली डिस्चार्ज है, ठीक है, स्विच को भी क्लोज नहीं किया है, तो उसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि जब मैं t इक्वल टू 0 की बात करूंगा, बेसिकली जब मैं t इक्वल टू 0 पे वही जब स्विच को क्लोज करूंगा, t इक्वल टू 0 पे जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, ठीक है, तो उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं,
उस इंस्टेंट पे इसमें अब कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है और इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, तो उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर जो होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेट वायर से। तो ध्यान रखना है हमारे सर्किट में t इक्वल टू 0 पे ये ऐसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, रिप्लेस कैपेसिटर बाय स्ट्रेट वायर। ये सब कुछ मेरे यहाँ पर ये जो इक्वेशंस निकाली है उससे निकल के आ रहा है, तो तुम्हें ये याद रखना है ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे क्या निकला कि भाई हमारे इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ पर इसके थ्रू अपनी करंट फ्लो कर रही है, मतलब कि सर्किट अपना कंप्लीट ही है ना। तो बेसिकली t इक्वल टू हम जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें अपना कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। इट मींस कि ये थोड़ा अपना कैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कि स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है t इक्वल टू 0 पे। ये मत पूछना कि सर क्यों कैसे, वो सब कुछ तुम्हारा ईएम वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जाकर मैं अच्छे से लिंक करूंगा जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये चीज नहीं पढ़ी अभी हमने, वो कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसको होल्ड पे रखना है, उसको मान के चलना है अभी कि रिप्लेस कैपेसिटर बाय स्ट्रेट वायर, उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जब तुम उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दोगे तो ये जो हमारा यहाँ पर आ रहा है आंसर, ये हमें लॉजिकल फील होगा, क्योंकि देखो जैसे वो सर्किट तुम्हारा ऐसे हो जाएगा ना, ये इन प्लेस ऑफ कैपेसिटर ऐसे स्ट्रेट वायर लगा दिया है, ठीक है, और बाकी तो ये है ऐसा। तो ये तुम्हारा सिंपल से देखो 10th की प्रॉब्लम हो जाएगी। 10th की प्रॉब्लम क्या बन जाएगी भाई कि अगर हमने एक रेजिस्टेंस में V वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, तुम बोलोगे V/R, तो वही करंट आ रही है तुम्हारी V/R। I0 क्या, I0 है तुम्हारा V/R, तो देखो I0 करंट आ रही है V/R, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने लिए बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर हमें RC सर्किट दिया है, जब t इक्वल टू 0 की बात की जाएगी तो जहां पर भी लगा हुआ है कैपेसिटर उसको हटा के मिटा के एक स्ट्रेट वायर जोड़ देना, फिर तुम्हें सॉल्व कर लेना है सर्किट को, सिंपली तुम्हें सॉल्व कर लेना है सर्किट को। ये सबको समझ में आ रहा है होपफुली। फिर t इक्वल टू इंफिनिटी की बात करने वाला हूं मैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ दो बाउंड्री कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करूंगा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इंफिनिटी पे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यही चीज हमारी नीट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नीट वाले में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सट्रीम्स के लिए आती हैं, इंफिनिटी के लिए और 0 के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं देखने वाला हूँ कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एट t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि ऐसा लिखा होता है स्टेटमेंट पे, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये ध्यान रखना, ये सब कुछ हम ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर रहे हैं कि स्विच ओपन था, हजारों सालों से स्विच ओपन था, मैंने क्लोज किया है, तो अब जब स्विच ओपन होगा तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं, अनचार्ज है, अभी 0 है चार्ज, है ना, ऐसा ध्यान रखना, अभी अनचार्ज है, तब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, तो इस स्टेटमेंट का हमारे लिए मतलब क्या है, t इक्वल टू इंफिनिटी। इस स्टेटमेंट का हमारे लिए मतलब है t इक्वल टू इंफिनिटी। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे रिप्लेस कैपेसिटर बाय ओपन सर्किट, ऐसे ही इसको ओपन छोड़ देना है ना। ऐसे, क्योंकि इंफिनिटी पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, तो इसमें करंट अब कब नहीं फ्लो करेगी, ये जब अपना ओपन होगा, जब वो ओपन होगा तो सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन उस इंस्टेंट पे हमारे कैपेसिटर में यहाँ पे चार्ज पूरा स्टोर हो जाता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं लोग स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है तो हमारे कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। स्टेडी स्टेट में सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है ना। तो इस केस में I कितना आएगा, 0 आएगा। और कोई पूछे कि इसमें चार्ज कितना, तो चार्ज मैक्सिमम स्टोर्ड है ना। अब लेकिन चार्ज वही मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ओपन सर्किट दिखा देना और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया ना। t इक्वल टू इंफिनिटी पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के जहां पर भी लगा हो हमारा कैपेसिटर, उसको ओपन कर दो, फिर तुम सॉल्व करो। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो इसके लिए देखो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्चार्जिंग वाला केस भी पढ़ लेते हैं। होपफुली सबको ये चार्जिंग वाला समझ में आया हो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने इसका ग्राफ नहीं बनाया, तो उसका ग्राफ भी मैं बना देता हूँ कि I वर्सेस t का ग्राफ कितना होगा। तो ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है, मैथ्स के बच्चों को तो ये ग्राफ समझ में आ ही जाएगा।
एक्सपोनेंशियल कर रहा है और ये तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, है ना, करंट ऐसे डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली। तो ये आई नॉट करंट है और ये वाली करंट डिक्रीज कर रही है। एक टाइम कांस्टेंट में तुम्हारी करंट कितनी डिक्रीज हो जाएगी, तो 63% तुम्हारी करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो सर्किट में कितनी करंट बचेगी, तो सर्किट में 37% करंट बचेगी। एक टाइम कांस्टेंट कितनी करंट बचेगी, तुम यहाँ देख लो, तुम यहाँ पर ये टाइम को टाउ पुट कर लो तो e की पावर -1, तो फिर वो होता है तुम्हारा 0.37, अभी प्रूफ किया था मैंने। तो 37% करंट बचेगी। तो कितनी तुम्हारी करंट खर्च हो गई, तो मैक्सिमम करंट आई नॉट थी, इतनी बची है, तो इसमें से इतना हम घटा देंगे तो 63% करंट मेरी खर्च हो गई है। तो वो तो ऑब्वियस बात है कि वो वैल्यू तो हमारी सेम रहनी चाहिए कि अपनी करंट इतनी यहाँ पर वही अपनी यहाँ पे खर्च हो गई या फिर कम हो गई, और वो करंट बेसिकली क्या होगा कि वो चार्ज के फॉर्म में है ना, वो यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्म में उतना चार्ज 63% चार्ज स्टोर हो गया। ये ध्यान रखना है। होपफुली इतना सबको क्लियर हो रहा है। उसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, उसकी इक्वेशन देखते हैं। तो देखो हम यहाँ पर अब सेकंड पार्ट में लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग भी तुम्हारी यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू होती है। ये कैपेसिटर है, ये अब फुली चार्ज है ना, ये क्यू नॉट चार्ज है, फुली चार्ज है, कैपेसिटेंस यहाँ सी है, और ये यहाँ रेजिस्टर है। अभी मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया, तो अभी इस पर चार्ज यही रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर डिस्चार्जिंग के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, कंप्लीटली चार्ज्ड है ना, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से चार्ज कर लिया है हमारे कैपेसिटर को। अब डिस्चार्ज करा रहे हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, तो t = 0 पे स्विच इज क्लोज। स्विच को हमने यहाँ पर ये क्लोज किया है, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि अब करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव से करंट फ्लो करेगी, और धीमे धीमे इस पर चार्ज अपना यहाँ पर कम होगा। तो हम किसी इंस्टेंट की बात करेंगे, एट एनी इंस्टेंट t, तो हम t टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ से 0 से t। तो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज अब घट के मेरा ये अब q बचा है ना, q नॉट से चार्ज अब q हो गया है, और इसमें उस इंस्टेंट में करंट I फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, और ये सर्किट अपना दिख रहा है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं किरचॉफ्स का लूप लॉ। हम एल अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ्स का लूप लॉ। तो ध्यान देते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे लूप में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, तो लो टू हाई, तो Q/C माइनस IR = 0, ये लिखा हमने, Q/C माइनस IR = 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर I क्या होगा, I होगा -dQ/dt। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये करंट क्यों आ रही है, करंट इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें चार्ज अपना कम हो रहा है। तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि हमारे कैपेसिटर में चार्ज अपना जब कम हो रहा है तब इसमें है ना करंट फ्लो कर रही है, इसलिए माइनस साइन, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, सेकेंड को फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा Q/C माइनस dQ/dt इंटू R = 0, माइनस प्लस हो गया, वहां कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा dQ/dt = -Q/RC, है ना। इसको अरेंज करके देखो मैंने, होपफुली सबको ये समझ में आ रहा है, अरेंजमेंट ये आ गया। फैमिली सेम कर लेते हैं, तो आएगा 1/Q इंटू dQ = -1/RC इंटू dt। जब टाइम 0 था तो चार्ज मैक्सिमम है हमारे कैपेसिटर में Q नॉट, किसी भी टाइम t का चार्ज ये Q हो गया है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते तो 1/Q का होता है ln/Q इंटीग्रेशन, और लिमिट रखनी बाकी है, ये होगा तुम्हारा -80/RC आफ्टर पुटिंग लिमिट्स, है ना। तो लिमिट पुट करते हैं, तो ये आएगा ln/Q माइनस ln ये अपना Q नॉट माइनस t/RC, सॉल्व करेंगे तो आएगा ln/Q/Q नॉट
इज इक्वल टू माइनस ये टी बाय आर सी, लॉग हटाएंगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो क्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आ गया हमारा डिस्चार्जिंग की इक्वेशन कि यहाँ पर ये जो अपना चार्ज ये क्यू है किसी भी टाइम टी पे इसकी वैल्यू निकाल के तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये चार्ज हमारा फाइनली जीरो हो जाएगा, आफ्टर इन्फिनाइट टाइम ये चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ये चार्ज जो भी इसमें चार्ज स्टोर है वो कहाँ चला गया, इसमें जो भी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है वो कहाँ चली गई, तो वो रजिस्टर के थ्रू हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। ये ध्यान रखना है, जो भी एनर्जी है वो रजिस्टर के थ्रू हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, मतलब कि हीट के फॉर्म में निकल जाती है, लेकिन किसके थ्रू, यहाँ रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो रियल लाइफ में अगर रेजिस्टेंस की जैसी कोई चीज नहीं होती तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना यहाँ पर अपनी कभी भी खर्च नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती। हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशंस, ऑल्टरनेटिव करंट में एक टॉपिक आएगा एलसी ऑसिलेशंस, वहां पे हम आइडियल केस देखेंगे। क्या देखेंगे कि हमने रजिस्टर नहीं लिया है, तो रजिस्टर नहीं लिया तो हम ये देखेंगे कि तुम्हारी जो यहाँ पर एनर्जी है वो ऑसिलेट करती रहती है, एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है और कभी खर्च नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती है। लेकिन आइडियल केस में रजिस्टर नहीं होता है, लेकिन रियल केस में रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हर कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता ही होता है, और सुपर कंडक्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ ना के बराबर होता है, पर ऐसा नहीं कि जीरो ही होता है, ठीक है। पर सुपर कंडक्टर्स अभी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि उनको हम लोग ऐसे यूज कर सकें अब अपने घरों में, है ना। हम बस यहाँ पे लैब्स में भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, छोटे स्केल पे, क्योंकि उसके लिए जो भी हमें सेटअप चाहिए होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले। तो होपफुली सबको यहाँ पर डिस्चार्जिंग का ये फॉर्मूला सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चीज, है ना। और करंट का फॉर्मूला dq बाई dt होता है, ये चीज हमने 10th में पढ़ा था, नहीं तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, है ना। वैसे ये टॉपिक अगले चैप्टर का होता है, ठीक है। लेकिन तुम सब मेरी बात तो मानते नहीं हो, जब मैं बोलता हूँ कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिर भी डाउट्स मुझे इन सब टॉपिक्स में भेजते रहते हो, तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। इसमें कैपेसिटेंस यहाँ दिख रहा है, पर साथ में रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, और रेजिस्टर वाला पार्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर भी एक हिंट यहाँ दे दिए, इसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो अगले चैप्टर में भी हम करेंगे इसको डिस्कस, यहाँ पर भी करेंगे, ऐसा नहीं है यार, चिंता नहीं करनी, यहाँ पर भी करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो तुम मुझे वो फिर यहाँ सेंड कर सकते हो, और बाकी तो हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं अगर ये स्टार्टिंग वाले पार्ट का कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये पार्ट का ग्राफ बनाऊं तो हमें ग्राफ क्या दिखाई देगा, तो ग्राफ तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। एक टाइम कांस्टेंट में सिंपल सा एक केस कर लेते हैं, एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज अपना कितना बचेगा, ये चार्ज पता है क्या है, ये चार्ज यहाँ पे अब क्यों क्या है कि कितना बच रहा है, कितना अपना चार्ज खत्म हुआ वो नहीं है, कितना बच रहा है, तो आएगा तुम्हारा माइनस टी टाउ बाय टाउ, तो क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस 1, इसलिए 0.37 चार्ज बचा। तो अपना चार्ज बताओ कितना यहाँ पे खर्च हो गया, डिसिपेट हो गया, तो यहाँ पर ये क्यू नॉट था पहले, इतना बचा, तो इतना चार्ज अपना क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ डिके हो गया, तो 63% of charge is decayed in, या फिर ये अपना यहाँ 63% चार्ज अपना मतलब कि डिस्चार्ज हो गया, 63% कैपेसिटर इज 63% कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड। ये बोल सकते हैं हम लोग ना। तो इसमें इतना ही, ये अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो जाता है। होपफुली ये सबको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।